वापस अब आगे देखें तो सेकेंड पार्ट हमारा क्या था, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब चेंज इन वर्किंग कैपिटल को अगर हम देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल चेंज कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगेन ऐड एंड लेस। क्या ऐड करेंगे, क्या लेस करेंगे, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। मतलब जब भी आपकी करंट एसेट्स घटेंगी, ठीक है ना, बैलेंस शीट में जब भी आपको करंट एसेट घटती हुई दिखेगी तब आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब सवाल उठता है सर घटती है तो पता कैसे चलेगा, तो ऐसे देखिए, डेटर आपको लिखा हुआ दिखेगा फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2017 और 31/3/2018। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट में डेटर दिया हुआ था 15 रुपए का और क्लोजिंग में दिया हुआ था आपका लेट से 30 रुपए। ठीक, तो अब हम चेंज देखें अगर, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, डेटर क्या हुआ, 15 रुपए बढ़ गया ना, बढ़ गया, तो क्या कह रहा है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स को क्या करना है, ऐड करना है। वाइसे वर्सा इंक्रीज इन करंट एसेट्स को लेस करना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, 15 रुपए डेटर्स के हिसाब से यहां लिखेंगे डेटर्स और 15 रुपीज माइनस। ठीक है, ये हो गया सिनेरियो। ठीक, अगर इसका उल्टा होता, ये 45 रुपए होता और उधर 30 हो जाता, इसका मतलब आपने डेटर्स का पेमेंट कर दिया, तो क्या हुआ, हमारे डेटर्स घट गए, मतलब एक करंट एसेट हमारी घटी है। तब हम क्या करते हैं, उसको ऐड कर लेते हैं। ठीक, तो हम क्या लिखते हैं, तब हम यहां ना लिख के, तब हम लिखते हैं यहां पे डेटर्स 15 रुपीस। ठीक है, तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल कैसे डिटरमाइन हो रहा है, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, डिक्रीज इन करंट एसेट का मतलब क्या है, जो भी आपकी करंट एसेट है वो बढ़ रही है अगर, तो माइनस होगी, कहां पे, यहां स्टेटमेंट में, वो वैल्यू यहां नेगेटिव में लिखी जाएगी, लेस, और अगर घट रही है तो वो वैल्यू यहां पे प्लस में लिखी जाएगी। ऑपोजिटली ये डिक्रीज है, अब ऐड क्या होगा, इंक्रीज ऑल इन कहते हैं करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, एसेट्स के बढ़ने पे ऐड करते हैं, वो घटने पे ऐड करते हैं, लायबिलिटी के बढ़ने पे ऐड करते हैं। ठीक है, एसेट्स के बढ़ने पे माइनस करते हैं और लायबिलिटी के घटने पे माइनस करते हैं, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। क्लियर है, एवरीबॉडी थ्रू विद दिस, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए इसके आगे, ये करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इसको करने के बाद हमें मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अभी भी हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं मिला है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी एक चीज और बची है, थर्ड पार्ट। ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने का पहला पार्ट था बैलेंस शीट वाला, वो प्रॉफिट एंड लॉस वाला, दूसरा वाला चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और तीसरा वाला जगह नहीं है तो इसके बगल में जाते हैं, यहां जाते हैं। ठीक, थर्ड पार्ट यहां पे देख ले अगर, तो चेंज इन वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये आपको एक वैल्यू मिल गई। ठीक है, यहां से हमने इधर कंटिन्यू कर दिया। ठीक, ये वैल्यू मिल गई। अब इसमें क्या है, कोई भी टैक्स है, ठीक है, टैक्स है, वो क्या किया जाएगा, लेस। ठीक है, माइनस किया जाएगा। अब टैक्स यार समझिए, टैक्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, प्रोविजन है अगर, ठीक है, प्रपोज्ड है अगर टैक्स, तो भी माइनस किया जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग नहीं, ओपनिंग, ओपनिंग प्रोविजन पेड, ठीक, क्लोजिंग प्रोविजन। ठीक, उसके बाद एक चीज और आती है, अगर आपको इनकम टैक्स रिफंड मिला है, उसका क्या करें, यहां पे एक चीज फंसाएगी भाई, टैक्स है, टैक्स में दोनों चीजें, चाहे प्रोविजन हो, मतलब हमने प्रोविजन बना रखा है, अभी पे नहीं किया, वो भी माइनस कर देंगे, क्योंकि वो पैसा उसको हम नहीं छुएंगे, इनकम टैक्स का पैसा, सरकारी पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे।
ठीक, पेड है तो बिल्कुल माइनस कर देना है, क्योंकि वो तो पे कर ही दिया, तो वो प्रॉफिट का हिस्सा है ही नहीं। ठीक, तीसरी चीज आपका आता है रिफंड। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपने आईटीआर फाइल किया, आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बन रही थी 10,000 रुपए की, टैक्स आपने जमा कर रखा था ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास 15,000 रुपए का। तो गवर्नमेंट भी बड़ी ईमानदार है, वो कहती है भाई देखो तुमने 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रखा है, ठीक है, क्योंकि तुमने जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आईटीआर एक तो टैक्स जमा किया, उसके बाद तुमने आईटीआर फाइल किया, है ना, तो तुम्हारा 5,000 रुपए सरप्लस निकल रहा है, तो ये तुम अपना वापस ले लो। तो ये जो रिफंड आएगा उसको आप इसमें से नेट कर लेंगे, ठीक है, मतलब 10 रुपए का प्रोविजन था, 5 रुपए पे किया, 3 रुपए रिफंड आया, तो इसको इसमें से माइनस करते 12 रुपए, ये 12 रुपए यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। करेक्ट, सब साथ है पक्का। अब जो वैल्यू आएगी फाइनली, अब जो वैल्यू आएगी टैक्स माइनस करने के बाद, वो क्या होगी, ये वाली, ठीक है। अब जो वैल्यू आएगी वो कौन सी होगी, ये। क्लियर है, सब साथ है, कोई मुश्किल नहीं। अब प्रैक्टिस की बात, ये इतनी मुश्किल चीजें नहीं है, ठीक है ना। जैसे जैसे अब आप लिटरेचर देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप देखेंगे उतना ज्यादा आपको ये सरल लगेगा। मुश्किल कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व ना करें, मगर मैं ये कह रहा हूं सॉल्व करने से ज्यादा आप फोकस करें, जो आपको सॉल्व क्वेश्चन दिखे आप उनको पहले प्रैक्टिस करें कि क्वेश्चन में कैसे सॉल्व हो रहा है। अगेन टेकिंग सम रिलायबल बुक्स, ठीक है ना, कोई में अंट संट मत उठा लेना। अब आ जाता है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया, सब साथ है, कोई छूटा नहीं पीछे, गुड। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे, ये तो बहुत ही सरल है। अब बाकी के दोनों पार्ट बहुत ही सरल है वाकई में। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग का मतलब मैंने क्या बताया था, एप्लीकेशन, पैसा लगाना। पैसा कहां लगाते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, है ना, ठीक है ना। अब एसेट साइड में हमारे पास क्या क्या दिखता है, फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। अब हम थोड़ा सा अपना होराइजन बड़ा कर रहे हैं। फिक्स्ड एसेट्स में सिर्फ एसेट्स नहीं होती है, इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट्स में हमारी लेंडिंग भी होती है, मतलब जो पैसा हमने उधार दिया है वो भी होता है, ठीक। तो अब देखिए ऐड और लेस यहां पे भी होगा, ठीक, ठीक है। अब पैसा आएगा कब, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। आपको याद होगा मैंने कहा था ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो नॉन ऑपरेशनल खर्चे हैं उनको माइनस करो प्रॉफिट में से, जिसमें मैंने एक शब्द बोला था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वहां माइनस कराया था ना। क्यों, क्योंकि वो ऑपरेशंस की इनकम नहीं थी, वो किसकी इनकम थी, आपके इन्वेस्टमेंट की थी। इन्वेस्टमेंट कहां आता है, एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स में, है ना, और वो कहां पे लेते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो ऐसी इनकम जो कि आपके इन्वेस्टमेंट से ऊपर हुई है, जिसकी वजह से पैसा आया है, ठीक है ना। तो सेल्स ऑफ एसेट, अब जब मैं एसेट बोल रहा हूं तो इट इज इंप्लिसिटली इन्वेस्टमेंट एज वेल एज एसेट, ठीक है ना। ये आपको मानना पड़ेगा कि एसेट जब भी वर्ड यूज हो रहा है तो इट मींस फिक्स्ड एसेट्स एज वेल एज इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, या बोरोइंग सॉरी लेंडिंग अगर आपने कोई की है, किसी को उधार दिया हुआ है, ठीक। तो सेल्स ऑफ जब आप एसेट करेंगे तो उसके ऊपर इनफ्लो होगा, ठीक है। अब यहां पे बात आती है लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट। अब लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट का कोई एक्चुअल कैश फ्लो होता है, बताइए। कैश फ्लो स्टेटमेंट इसी मिथ को दूर करता है, ठीक है ना। आपने कहा कि हमने 45 रुपए की एसेट 40 रुपए में बेच दी, 5 रुपए लॉस हो गया। बैलेंस शीट में आपने P&L में क्या किया, लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट 5 रुपए डेबिट साइड में डाल दिया। हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में उसको माइनस किया था ना, उसको हम यहां नहीं लाते। क्यों नहीं लाते, क्योंकि लॉस होने पे हमारी जेब से कोई पैसा गया नहीं है, हमारे पास 40 रुपया ही आया है। हाँ, वो अलग बात है कि 45 रुपए की चीज के बदले में 40 आया, मगर हम सिर्फ कैश फ्लो की बात कर रहे हैं, हम प्रॉफिट या लॉस की बात नहीं कर रहे।
ऑपरेशन की वजह से फ्लो कैसा हुआ ये देख रहे हैं। तो प्रॉफिट वाले एस्पेक्ट जो कीड़ा हमें सिखाया जाता है ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाते समय, इसमें प्रॉफिट हो रहा है, इससे लॉस हो रहा है, उससे उठ के हमको देखना पड़ता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बस यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि सर ये क्यों नहीं आएगा। बेटा इसमें कोई आउटफ्लो हुआ क्या लॉस होने पे? आपका नुकसान हो गया, ठीक है ना, फोन था टूट गया, ठीक, तो लॉस है, मगर क्या आपकी जेब से कुछ चला गया? नहीं। क्यों? क्योंकि फोन खरीदने में जो जाना था वो तो ऑलरेडी जा चुका है ना। हाँ, अब आप रिपेयर पे जो खर्चा करेंगे वो जाएगा, है ना। टीवी खरीदा, टूट गया, ठीक है, तो टीवी का तो पैसा जा चुका है, कैश आउटफ्लो हो चुका है, उसकी रिपेयर पे जो जाएगा वो खर्चा आपका आउटफ्लो माना जाएगा, रिपेयर ऑफ मशीनरी। गेटिंग माय पॉइंट? अब आपने वो टूटा हुआ फोन या टूटा हुआ टीवी बेच दिया, ठीक है, खरीदा था 30,000 का, टूट गया, 10,000 का बेच दिया, तो लॉस ऑन सेल्स ऑफ टीवी या मोबाइल फोन या एसेट 20,000 ना। क्या 20,000 आपकी जेब से गया? नहीं गया, आया 10,000 ना, तो इनफ्लो लिखेंगे सेल्स ऑफ एसेट, आउटफ्लो 20,000, लॉस कोई मतलब नहीं। वो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है जो बता रहा है कि ये जो गैप आया है 30,000 से 10,000 के बीच में, वो 20,000 रुपए जो है वो एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है, वो एंट्री है, ठीक है ना, उसमें कोई फ्लो नहीं है। बस ये दिमाग आपको कैश फ्लो बनाते समय आगे के दोनों हेड्स में ध्यान देना होगा, ठीक है। अगर इतनी सी चीज क्लियर कर लोगे दोनों हेड्स सिंपल है, ठीक। तो सेल्स ऑफ एसेट से कैश इनफ्लो होता है, ठीक। इनकम इंटरेस्ट इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, या आपने कोई एसेट लीज आउट कर रखी है, लेट आउट कर रखी है, उसके ऊपर रेंट आ रहा है, ठीक है ना। प्रोवाइडेड आपका बिजनेस लेटिंग आउट करना हो। कल हम लोगों ने एक केस देखा था कि एक बिल्डिंग है, आपका ऑफिस उसमें खुला हुआ, ठीक है ना, आपने अपना ऑफिस एक 10 माले की बिल्डिंग बना रखी है, उसमें पूरा चल रहा है। उसमें क्या था, टॉप के 3 फ्लोर खाली थे, आपने कहा खाली छोड़ने से अच्छा है इसको किराए पे उठा दो। अब आपका काम बिजनेस जो है वो है, मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, तो उस ग्राउंड फ्लोर से लेकर 7th फ्लोर तक आपने ऑक्यूपाई कर रखा है, 8, 9, 10 आपने लेट आउट कर दिया, तो आपका काम लेट आउट करना नहीं है, वेकेंट था तो आपने दैट इज एन इंसिडेंटल इनकम, एक एसेट आपकी ब्लैंक जा रही थी, अनयूटिलाइज जा रही थी, तो आपने उससे रेवेन्यू जनरेट कर लिया, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम। मगर वहीं पे आपने एक बिल्डिंग एल्डिको प्लाजा ही तैयार किया पूरा इसलिए ताकि शहर के सारे बिजनेस ऑफिसेज उसमें खुल सके, ठीक है, तो वो इनकम आपकी कौन सी हो जाएगी? वो इनकम हो जाएगी आपकी ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका नेचर ऑफ बिजनेस ही है स्पेस लेट आउट करने का। क्लियर है? क्लियर है? आपके पास एक जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, ठीक, इकाना स्टेडियम के पास में, जब जब मैच होता है तब तक आप उस पर किराए पे गाड़ियां लगवाते हो, और जब मैच नहीं होता है तो उसमें धनिया बोलते हो। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम यहां क्या है? धनिया बोलो, ठीक है, ठीक। और इंसिडेंटल इनकम्स क्या है? मैच। अब मैच से पहले अब आप देखते हो धनिया लगी हुई है, कल मैच भी है, तो आप कैलकुलेट करोगे कि कितने की धनिया और कितने की पार्किंग आएगी। ये बात मैं अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस तरीके के सवाल जब हम लोग आगे चल के इनकम टैक्स पढ़ेंगे तब आते हैं, ठीक है ना, कैसे हम इनकम्स को डिटरमाइन करते हैं, इनकम को डिटरमाइन करते हैं, एसोसिएटेड वन सिंगल सोर्स है और मल्टीपल एस्पेक्ट से वो एसोसिएटेड। क्लियर? चलिए, फिलहाल अभी वो डोमेन नहीं है। यहां से हमने अनलेस कब होगी हमारा सेल्स ऑफ एसेट या इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये आपके ऊपर क्या कहते हैं इंटरेस्ट इनकम आ गई, तो आपको इनफ्लो हो रहा है। आउटफ्लो कब होगा एसेट्स के ऊपर? जब आप परचेज करोगे, है ना, या फिर आउटफ्लो कब होगा? उसके ऊपर कोई चार्ज दोगे। अभी सिंपल लगता है, जब क्वेश्चन आएंगे तो उसको देखेंगे, ठीक है, जब भी आप इसके ऊपर कोई चार्जेस दोगे,
ठीक, तो क्या होगा, आपने प्लस और माइनस वैल्यू ले ली तो आपको क्या मिल गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक, ठीक है, ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। थर्ड आता है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। थर्ड, ऐड क्या होगा, जब कैपिटल बढ़ाओगे, मतलब इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू बोरोइंग, एडिशनल बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ले ली, ठीक है, तो क्या होगा, पैसा आएगा, इनफ्लो होगा, ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिपेमेंट ऑफ लोन, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है ना, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है, पेमेंट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लोन, लोन चार्जेस जिसको हम कहते हैं, पेमेंट ऑफ लोन चार्जेस, क्योंकि वो तो बिना लोन चार्जेस के लोन मिलेगा नहीं, ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये आउटफ्लो हो गए। तो जब ये प्लस माइनस कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम, सब मिल गए वैल्यूज एबीसी, टोटल वैल्यू, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड कर दी, किसके बराबर आनी चाहिए, क्लोजिंग के। अगर आ गई है तो वेरी गुड, और नहीं आई है तब क्या करें, तब इसको इससे माइनस करो तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना होना चाहिए। अब देखो सिंपल सी मैथमेटिक्स है, a प्लस बी इक्वल्स टू सी, है ना, ये a है, ये b है और ये c है, तो a प्लस बी इक्वल्स टू सी। अब आपको पता करना है a कितना, अब a क्या है, a इज टोटल ऑफ ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, करेक्ट, करेक्ट है। अब आप इसको इससे माइनस कर लो, c माइनस बी, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग है, यहां दिमाग आपको बहुत सही रखना पड़ेगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, a मतलब टोटल ऑफ ऑल नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो डंडी मारना भी यही सिखा रहा हूं, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपका आंसर सही आया कि नहीं आया, यहीं से, या कितना आना चाहिए यहीं से पता चल जाएगा। फिर आप स्टेप बाय स्टेप डिफरेंस से कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके आंसर में और जो आंसर आना चाहिए उसमें कितना फर्क है, फिर डंडी बैठाओगे, वो भी सिखाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना समझ में आ गया, अब सवाल देखेंगे हम लोग, ठीक, अब आप बंद कर दीजिए।